नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की चुनावी खबरों का। जहाँ इस समय महाराष्ट्र की चुनावी खबरों की बात करूं तो अमित शाह जो है इस समय महाराष्ट्र में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है एक नई नई रणनीति में काम कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव का डेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की चुनाव की जो रणनीति है तैयार करने के लिए अमित शाह एक बार फिर से महाराष्ट्र में दाखिल हुए हैं। और उनकी रणनीति क्या है, उनकी आगे की सोच क्या है, किस तरह लोगों को काम पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी हालत में बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता चाहिए। और महाराष्ट्र की माने आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र एक जो है किसी भी देश का एक हमारे देश का एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ऐसे में अगर महायुति यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे होता है या उनकी सरकार जाती है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। तो उस रणनीति में काम करने के लिए जो है अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या क्या रणनीति है, हमारे साथ में है हमारे सहयोगी दयानंद नेने जी, जो काफ़ी पॉइंट उन्होंने लाए हैं यहाँ पर कि बीजेपी को क्या करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी जिस तरह सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह लोगों का सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उनका जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी को काफ़ी नर्वस दिखाया जा रहा है, यानी बीजेपी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी को पास होने के लिए, लगातार सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी होगी, हम एक एक पॉइंट पे जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर बताइए, आपका पॉइंट क्या, किस तरह का पॉइंट आपने लाया है, क्या क्या करना चाहिए बीजेपी को? देखिए, अमित शाह जी जो आए हैं जी, विदर्भ मराठवाड़ा के दौरे पे है और 2 रीजन्स में भी आज नासिक आने वाले हैं। उनका ये दौरे का एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केडर है, मतलब जिला स्तर और मंडल स्तर का जो कार्यकर्ता है, जो बैकबोन कहा जा सकता है बीजेपी का, तो उन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, बातचीत करना और उनका मोरल जो है वो बूस्ट करना। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में जो नतीजे आए थे, उनकी वजह से काफ़ी एक निराशा का माहौल बन गया था भारतीय जनता पार्टी में। तो वो माहौल से अपने कार्यकर्ताओं को खींच के बाहर निकालना और उनको आने वाले मतलब नवंबर में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है, उसके लिए उनको पूरा तैयार करना, कार्यान्वित करना, ये अमित शाह जी का विजिट का मकसद है, पहला। दूसरा, वो इस दौरे के दरमियान एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा और तीनों पक्ष के इतर नेतागण जो है उनके साथ में एक बैठक करेंगे। और उनका ये प्रयास होगा कि एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा जी को एक दिलासा दे कि आप फिक्र मत करिए, जो भी सीट शेयरिंग का रेशो बनेगा उसमें आपका सम्मान करके आप दोनों को अपने हिसाब से सीट्स लड़ने को दी जाएगी। ये दूसरा ये मकसद उनका ये विजिट का है। अभी तीसरा जो है, उन्होंने नागपुर में जब भाषण किया तब विदर्भ के सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक लक्ष्य दिया, एक घोषणा दी। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी विदर्भ जीतती है तब उनकी जाके महाराष्ट्र में सत्ता आती है। तो इस बार भी विदर्भ में मिशन 45 मतलब 45 सीटें जीतने का एक ध्येय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा है, एक लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने रखा है। विदर्भ में 62 सीटें हैं और जैसे आपको मालूम है लोकसभा के चुनाव में काफ़ी क्या बोलते हैं कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की विदर्भ में आई थी। विदर्भ में मराठवाड़ा दोनों की सीट जगह पर विदर्भ में बीजेपी फेल हो ज़्यादा करके मतलब विदर्भ में कम सीटें आई थी। कांग्रेस की एक प्रकार की लहर उधर चल रही थी और कांग्रेस ने जो 17 सीटें ली थी उसमें से 70% सीट्स विदर्भ से उन्होंने जीती थी। तो इसके लिए अमित शाह जी ने विदर्भ का एक टारगेट दिया है 45+। तो ये 3 मकसद अमित शाह जी के विजिट के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में बातचीत करना, उनके नेताओं का हौसला बढ़ाना। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें निकाली है जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में मिलकर हम लोगों ने, बीजेपी ने गत इलेक्शन में 105 सीटें जीती थी, उसके पहले उन्होंने 122 सीटें 23 सीटें जीती थी। तो वो दोनों रिजल्ट सामने रखते हुए मैंने 30 सीटें अलग अलग जोन्स की में से 30 सीटें ऐसी निकाली है। 30 सीट
भारतीय जनता पार्टी के पास ही है अभी, पर ये 30 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जीत जाती है, इस बार 32 सीट इनफैक्ट, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, क्योंकि 30 सीट अलग अलग रीजन्स की है जी। कुछ सीटें नॉर्थ महाराष्ट्र की है, कुछ वेस्ट महाराष्ट्र की है, कुछ विदर्भा की है, कुछ मुंबई की है। तो वो सीटों अगर आप चाहे तो मैं आप दर्शकों को 1-2 मिनट में बता दूं। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। पहली 10 सीटें जो पहली है वो मस्ट विन, मतलब जी। जीतनी ही चाहिए। हालांकि ये सारी जीती हुई है, पर फिर भी एक बार जीतनी ही चाहिए। बीजेपी का नाक, ये 10 सीट मैं कहता हूं। पहली सीट है नागपुर साउथ वेस्ट, जहां देवेंद्र फडणवीस जी लड़ते हैं। दूसरी है बल्लारपुर, जहां सुधीर मुनगंटीवार लड़ते हैं। और आपको मालूम है लोकसभा में सुधीर मुनगंटीवार पराजित हुए थे, और बल्लारपुर छोड़ के बाकी सारे विधानसभा क्षेत्र में वो पीछे चल रहे थे। तो इनको बल्लारपुर जीतना इस बार बहुत अहम हो गया उनके लिए। तीसरी है गिरीश महाजन, जो सीनियर मिनिस्टर है, उनकी जामनेर सीट। चौथी है मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार, उनकी बांद्रा वेस्ट सीट जो है वो। पांचवी 6 बार विधायक रह चुके हैं, अभी मंत्री है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उनकी है मलबार हिल की सीट जी। फिर विधानसभा के जो सभापति है राहुल नार्वेकर जी की सीट कुलाबा की। फिर जो रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं अभी और है राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, उनकी शिरडी की सीट। उसके बाद में मुलुंड मिहिर कोटेचा जी की सीट। मिलिंद कोटेचा भी लोकसभा चुनाव हारे थे जी। वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के कोषाध्यक्ष है, तो उनको भी इस बार मुलुंड की सीट जीतना अहम हो चुका है उनके लिए। फिर चंद्रकांत दादा पाटिल जो मिनिस्टर है और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कोथरूड से लड़े थे पूना में से, तो वो सीट भी उनको जीतना अहम है। और फिर नीतीश राणे, उनकी कणकौली की सीट जी। ये 10 सीटें जैसे मैंने कहा मस्ट विन सीट्स है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नाक है और उनको ये सीटें रखनी चाहिए। इसके अलावा मैंने 22 सीटें जो निकाली है वो भी सारी सीटिंग सीटें हैं। ये सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है तो मैं फिर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का चांस बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी महायुति। पहली है सातारा की सीट शिवेंद्र राजे की, जहां पे लोकसभा में उनके बड़े भाई उदयन राजे भोसले जीते थे, पर वो जीतने का वजह वो तुतारी और पिपाणी, वो जो सिंबल्स थे वो काफ़ी सिमिलर रह चुके हैं, उसकी वजह से वो पिपाणी को कुछ 30,000 वोट गए और 30,000 के मार्जिन से उदयन राजे जीत गए थे। तो सातारा की सीट उनको रखवाना बहुत ज़रूरी है। फिर राम सातपुत है जो शोलापुर से हार गए थे प्रणिति शिंदे के सामने, उनकी मालशिराज की सीट है, वो उनको जीतनी चाहिए। ये धोखे में है, वो लास्ट टाइम सिर्फ 2000 वोट के आजू बाजू में से जीते थे, तो इस बार उनको रखना एक्चुअली उनके लिए मेहनत करने वाली है पर वो। तीसरी है बोसरी की सीट, महेश लांडगे खास आमदार है उधर। चौथी है नासिक सेंट्रल की सीट, देवयानी फरांदे। वापस इस बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, नासिक की सीट महाविकास आघाड़ी जीती थी लोकसभा में, तो देवयानी फरांदे को अपनी सीट रखने के लिए मेहनत करने वाली है। फिर खामगांव की सीट है आकाश फुंडकर, उनकी खामगांव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सामना करने वाला है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। फिर गंगापुर की सीट है प्रशांत बम जो आमदार है, काफ़ी एग्रेसिव आमदार है, रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा काम भी है उनका, पर उनको सीट जीतने में प्रयास करने वाले हैं। फिर आती है पंढरपुर की सीट, जो बाई इलेक्शन में समाधान अवताड़े ने जीती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए लास्ट टाइम। उनको ये सीट लेने के लिए, जीताने के लिए बहुत मेहनत इस बार, वो एक्चुअली वो डेंजर जोन में है, ऐसे सर्वे हमारा दिखा रहा है। फिर दामोद से संजय कुटे, दौंड से राहुल कुल, चालीसगांव से मंगेश चौहान, मंड से जयकुमार गोरे, इन चारों को भी अपनी सीटें रखने के लिए बहुत मुश्किलात आने वाली है। बोकरदान करके जो एरिया है, वहां से संतोष दानवे जो राव साहेब दानवे जी का लड़का है, उनको अपनी सीट रखने के लिए राव साहेब दानवे को विशेष मेहनत यहाँ पे करनी पड़ने वाली है। फिर आती है तुलजापुर की सीट, राणा जगजीत सिंह पाटिल जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, उनकी पत्नी अपर्णा पाटिल ये लोकसभा में हार गई थी वहां से, धाराशिव से, तो उनको अपनी जगह तुलजापुर सीट रखने में मेहनत है। निलंगा से संभाजी निलंगेकर, चिंचवड़ से अश्विनी जगताप, इन दोनों को भी कड़ी मेहनत करने पड़ने वाली है जीतने के लिए। फुलामरी की सीट जो हरिभाऊ बागड़े जो पहले स्पीकर रह चुके हैं, अभी उनको गवर्नर बनाया गया है, तो उनकी जगह कौन लड़ता है, पर फुलामरी की सीट हमेशा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है, हरिभाऊ बागड़े जी जीते आए हैं, पर वो सीट भी रखने के अगर बीजेपी रखना चाहेगी अपने साथ में,
फिर है कांदिवली ईस्ट की सीट, अतुल भातखळकर जी जो भाजपा के प्रवक्ता है, तो वो वहां से लड़ रहे हैं। फिर घाटकोपर वेस्ट राम कदम वहां से चुनाव लड़ते हैं, वो विधायक है वहां के। तो उन दोनों को भी वो डेंजर जोन में हमें दिख रहे हैं। कल्याण ईस्ट की सीट जो गणपत गायकवाड़ की सीट है, वो एक्चुअली उनके साथ में जो हादसा हुआ शिवसेना के शाखा प्रमुख के साथ, उनका जो हाथापाई हुई थी, तो वो फिलहाल जेल में है। वहां से कौन लड़ता है वो देखना पड़ेगा। फिर मुरबाड की सीट किशन कथोरे जी जो काफी बड़े मार्जिन से जीते थे लास्ट 2 बार, भारतीय जनता पार्टी में है, उसके पहले राष्ट्रवादी में थे, और वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी शरद पवार का गुट ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा माहौल है वहां पे है। और फिर नवी मुंबई की जो 2 सीटें हैं, ऐरोली और बेलापुर, दोनों सीटें एक गणेश नाइक जी के पास है, दूसरी मंदा मात्रे के पास है। पर उधर भी काफी जोर से चर्चा है कि नाइक फैमिली महायुति से बाहर निकल के वो महाआघाड़ी में फिर से एक बार शामिल होगी। तो वो अगर हुआ तो वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये 22 सीटों में से अगर 70% सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का रास्ता काफी सुकर हो जाएगा। पर अगर वो इससे ज्यादा सीटें हार गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का ख्याल भूल जाना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और खासकर सीटों को लेकर जो 30 सीटों पर जो आपने चर्चा की, काफ़ी ये स्टडी वाला ये मैटर था। और इसमें बीजेपी को समझना चाहिए कि जो उनको सत्ता में वापसी करना है तो शिंदे साहब के साथ मिलकर, अजीत दादा के साथ मिलकर इसके ऊपर बड़ी रणनीति बनानी ही पड़ेगी। इसके लिए 2 चीज़ें और, मतलब 2 पॉइंट और थे, मैं सोचा आप बात करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो इमीडिएट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ये तीनों ने मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए और अजीत दादा का स्टेटस क्या है आघाड़ी में, ये सब जनता को बता देना चाहिए। क्योंकि काफी हवा फैल रही है, अजीत दादा छोड़ के जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, घर वापसी करेंगे। दूसरी चीज जो अमित शाह जी ने कही, मैं बताना भूल गया, उन्होंने सारे अपने कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया कि हर बूथ पे गत समय जो इलेक्शन हुआ उससे 10% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने चाहिए। तो ये सारे कार्यकर्ताओं को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। लोकसभा में भी मोदी जी ने ऐसा ही फॉर्मूला दिया था, पर किसी कार्यकर्ताओं ने कुछ काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को हार ये हुई। तीसरा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पॉइंट था सोशल मीडिया, आज वो उनका वीक पॉइंट है। तो उनकी सोशल मीडिया की टीम रिएक्टिव ज्यादा है, प्रोएक्टिव नहीं है। बिल्कुल। और उनको सोशल मीडिया की टीम पूरी रिवैम्प करके एक प्रोएक्टिव टीम, लोगों को जो लोगों को दिल को छुए ऐसे ये मीम्स या कैंपेन बना के पहुंचा सके, ऐसी टीम उन्होंने बनानी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट जो है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कल अमित शाह जी ने बीजेपी के 4 कैप्टन्स की घोषणा की है, चुनाव जिनके नेतृत्व के नीचे लड़ेंगे। खुद अमित शाह, फिर देवेंद्र फडणवीस, फिर नितिन गडकरी जी और फिर चंद्रकांत बावनकुळे जी। तो मैं सोच में पड़ गया कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्टर है और जो 2 प्रभागी और सहप्रभागी महाराष्ट्र के हैं, तो क्या उनकी छुट्टी हो गई है या फिर वो क्या करेंगे अगर ये 4 कैप्टन हो जाएंगे? तो ये इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो पीयूष गोयल भी मुंबई से कैप्टन के उन्होंने घोषणा ये 4 लोगों की की इसके लिए। धन्यवाद जानकारी के लिए नैनी जी। तो सही कहा कि जो रणनीति बननी चाहिए, खासकर खाली बीजेपी अकेले नहीं रणनीति बना सकती, बीजेपी को शिंदे साहब के साथ और अजीत दादा के साथ मिलकर जो है बड़े जो चुनौती है, इस समय एक तरह की चुनौती है 2024 चुनाव का, उसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। और जैसा कि आप नैनी साहब ने बताया कि सोशल मीडिया का जो इस समय, सही बात है, सोशल मीडिया का जो पलड़ा जो है इस समय विपक्ष की तरफ भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ों को अगर बीजेपी संभाल पाती है, संभाल लेती है, महायुति तीनों पार्टियां मिलकर अगर संभाल लेती है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा जो है महायुति को जरूर मिलेगा और सरकार कंटिन्यूस आगे रहेगी। इसमें एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है जी। लोकसभा के परसेंटेज में सिर्फ मेरे ख्याल से 2% का वोट था, और अभी भी हमारे सर्वे के हिसाब से जो सीटें हैं उसमें भी 152 और 123 अगर दिखाई दी जो दी है, तो वो भी ज्यादा नहीं है। उनकी अगर 10-12 सीट नीचे आ गई और इनकी 10-12 सीट बढ़ गई तो गेम पूरा चेंज हो सकता है। तो महायुति के लोगों के लिए होप है। और अगर जैसे श्याम गिरी जी ने अभी कहा, उन्होंने अपना कैंपेन सही तरीके से चलाया
तो वो गेम पूरा पलटी कर भी सकते कर सकते, नो डाउट। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। विधानसभा चुनाव जुड़ी हर खबरें जो है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।